Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम शुरू कर रहे हैं 7 days चैलेंज और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11th का डिस्कवरिंग टट, जो कि AR विलियम्स ने लिखा है। तो जल्दी से AR विलियम्स ओपी कर दीजिए। देखिए जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये चैप्टर किसके बारे में है। ये चैप्टर है किंग टट के बारे में, ठीक है। तो किंग टट के बारे में ये चैप्टर है। अब ये चैप्टर जब हम देखते हैं तो AR विलियम्स ने काफी बिखरा बिखरा हम लोगों को ये रीडिंग के लिए दिया है। तो कभी कभी ना बच्चों के दिमाग में ये चैप्टर नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर क्रोनोलॉजिकली आप इसे सेट नहीं कर सकते एक स्टोरी के टर्म में। तो इसीलिए मैं आपका काम आसान कर देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे किंग की हिस्ट्री की, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनके फैमिली के बारे में बात करते हैं, जो कि एक्चुअली चैप्टर के अंदर एकदम लास्ट में बताया हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो हमारे किंग थे, किंग की फैमिली में सबसे पहले उनके ग्रैंडफादर थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो उनके सबसे पहले ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था एमेनहोटेप थर्ड। एमेनहोटेप थर्ड जो है वो उनके ग्रैंडफादर थे। अब इनके ग्रैंडफादर ने 40 इयर्स तक रूल किया था। 40 इयर्स तक रूल किया था। बहुत ही पावरफुल फरो थे, बहुत ही पावरफुल फरो। अब इन्होंने 40 इयर्स तक रूल किया, बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी इनकी थी। अब इनके ग्रैंडफादर के बाद में, टुटके या टट के ग्रैंडफादर के बाद में इनके फादर जो थे, जिनका नाम था एमेनहोटेप फोर्थ, ये जब आए तब एक्चुअली इनकी पूरी जो डायनेस्टी थी, जो बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी इजिप्ट की, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। तो यहाँ पर ना इनके फादर ने काफी सारे बदलाव लेकर आए। अब ये ना एकदम अपने पापा से ऑपोजिट थे। तो इनके फादर अपने पापा से एकदम ऑपोजिट थे। तो एकदम उल्टी उल्टी चीजें इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने उल्टी उल्टी चीजें क्या करना शुरू किया, एक बार देखते हैं। सबसे पहली चीज तो इन्होंने जो की ना, इन्होंने बोला कि मुझे ना ये गॉड को बिल्कुल वर्शिप करना ही नहीं है। तो इन्होंने गॉड ही चेंज कर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना गॉड ही चेंज कर दिया और गॉड चेंज करने के साथ साथ अपना नाम भी बदल दिया। तो गॉड चेंज किया, ठीक है, और अपना नाम भी चेंज कर दिया। अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया, अखैंटन अपना नाम रख दिया, जो कि उनके गॉड एटन पे था। एटन पे अपना नाम उन्होंने रख लिया कि मेरा नाम तो अखैंटन होगा, ठीक है। अपना नाम बदला, भगवान जो है वो बदल लिए। सब जगह भगवान के वर्शिप के लिए उन्होंने क्या किया, एटन के वर्शिप के लिए उन्होंने सब लोगों को फोर्स करना शुरू कर दिया। और इसके साथ में जो ऐसे टेम्पल्स थे जो आमुन को वर्शिप करते थे, उन टेम्पल्स को भी खत्म कर दिया कि भाई इन टेम्पल्स में कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी वर्शिप नहीं करेगा, ठीक है। सारे जितने भी ऐसे बहुत सारे मूर्तियां वगैरह बनी हुई थी उनको भी खत्म कर दिया। इनफैक्ट रिलीजियस कैपिटल को भी चेंज कर दिया। तो ये सारे एकदम ऐसे पूरे उथल पुथल उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो सब लोग का ये मानना था कि जब हमारे टट के फादर का रूल चल रहा था तो पूरा का पूरा जो डायनेस्टी है वो एकदम से ऐसे एकदम गड़बड़ा गया था। रूल काफी इजिप्ट के अंदर एकदम अजीब हो गया था, है ना। तो ऐसा चल रहा था। फिर ऑफ कोर्स इनकी मौत हो गई। इनकी मौत के बाद में एक मिस्टीरियस रूलर था जो कुछ समय के लिए आया और फिर न जाने कहां चला गया। अब यहां पर थ्रोन पर कौन बैठेगा, सिंहासन पे कौन बैठेगा, तो थ्रोन पे बैठे हमारे किंग टट। तो किंग टट हमारे थ्रोन पे बैठे। और जब ये थ्रोन पे बैठे थे तो ये क्या थे, मतलब आप सोचो बहुत ही छोटे थे जब ये थ्रोन पे बैठे थे। और थ्रोन पे बैठते ही इन्होंने फिर से यहाँ पे अपना फैमिली में जो ग्रैंडफादर इनके करा करते थे, जो भी इनके ग्रैंडफादर का रूल था, उसको एस्टैब्लिश कर दिया। सबसे पहले तो इनका नाम जो था, इनका नाम इनके पिता ने रखा था ट्यूटन खाटन, एटन के नाम पे। तो इन्होंने अपना नाम चेंज किया और नाम रखा ट्यूटन खामुन। ट्यूटन या टटन जैसे भी प्रोनाउंस करें, प्रॉपर नाउन्स हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इजिप्शियन नेम का मुझे भी नहीं आता है, तो आप जैसे भी प्रोनाउंस करें। तो इन्होंने अपना नाम चेंज किया, आमुन के पीछे अपना नाम रखा फिर से, क्योंकि इनके ग्रैंडफादर जो है वो आमुन को प्रे किया करते थे। अपना नाम बदला। ये जितने भी प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट किए थे, इनके पापा ने क्रिएट किए थे, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। फिर से आमुन को एस्टैब्लिश किया, उन टेम्पल्स को एस्टैब्लिश किया। ये सारे का सारा जो चेंजेस इनके पापा लेके आए थे, इन्होंने वो सारे के सारे चेंजेस को रिवर्स किया।
ये सारे चेंजेस को रिवर्स करने के बावजूद ये आराम से बढ़िया तरीके से, इसके बाद में इनफैक्ट आराम से बढ़िया तरीके से अपना रूल करे जा रहे थे कि इनकी मौत हो गई। इनफैक्ट जब इनकी मौत हुई, इनकी जब डेथ हुई, तो ये टीनेजर थे। तो जब इनकी मौत हुई तो अभी भी ये टीनेजर थे, ऐसा लोग कहते हैं। अब इनकी मौत कैसे हुई, एग्जैक्ट कौन से एज में हुई थी, ये किसी को नहीं पता। बट ये पता है कि टट के मरने के बाद इतनी पावरफुल डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी। वो पावरफुल डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी, इकलौता वारिस जो था वो मर चुका था। अब इसीलिए टट इजिप्ट में इतना ज्यादा फेमस था, इतना ज्यादा फेमस था कि इसके मरने के 3300 साल बाद, इसके मरने के 3300 साल बाद इसे जगाया जाता है। सारे लोग इसकी मम्मी को ढूंढना चाहते हैं, सारे लोग ढूंढना चाहते थे ये कैसे मरा, क्या वजह रही होगी, इसकी क्या एज रही होगी, पर कोई इसकी मम्मी को ही नहीं ढूंढ पा रहा था, तो ये वजह तो कैसे ढूंढता। न जाने कितने सारे कोशिशों के बाद, कितनी सारे कोशिशों के बाद एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम था हावर्ड कार्टर, ठीक है, उनको ट्यूट की या टट की बॉडी मिली 1922 में। उनको टट का टूम्ब जो है वो मिला 1922 में। वो बताते हैं कि जब उन्होंने उसके टूम्ब को सर्च किया था तो वहां पे 3 नेस्टेड कॉफिन्स थे। ये 3 नेस्टेड कॉफिन्स में से जब उन्होंने पहला कॉफिन खोला तो उन्हें वहां पे गार्लेंड्स मिले, फूल मालाएं और ये सारे एविडेंसेस मिले। वहां पर जो फूल मालाएं, जो फूल पत्ते थे, वो बताते थे कि जरूर टट की मौत जो है वो अप्रैल मई में रही होगी, ठीक है, मार्च अप्रैल मई के महीने के अंदर उनकी मौत हुई होगी। उसके बाद उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत सारा सोना, बहुत सारे हीरे, बहुत बहुत जेवर थे, बहुत ज्वेलरी थी, कुछ डेली रिक्वायरमेंट्स की चीजें भी थी, जो चीजें ऐसी हों कि भाई किंग को रिक्वायर्ड होती है डेली बेसिस पे, वो सारी चीजें भी वहां पर पड़ी हुई थी। एंड फिर जाकर वो पहुंचे टट की बॉडी तक। उन 3 नेस्टेड कॉफिन्स को खोलते गए एंड फिर फाइनली वो पहुंचे टट की बॉडी तक, जो कि उन्होंने कहा कि रिचुअल रेजन्स की वजह से, रिचुअल यानी कि जो रिवाज की वजह से हो। रेजिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ममीफाई करने में मदद करता है। वो रेजिन एकदम चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो हार्डन हो गया था। अब इसकी वजह से टट की बॉडी जो है वो उस गोल्डन कॉफिन पे चिपक गई थी। अब कार्टर ने दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर उसने क्या किया, उस बॉडी को बाहर निकालने के लिए तोड़ दिया, एक एक लिम्ब उसने अलग कर दिया, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूं, मुझे इसकी बॉडी से मतलब है, क्योंकि मुझे लाइफ और डेथ के बारे में जानना है, पर चोरों को नहीं। आज अगर मैंने इसके टूम को ढूंढ निकाला है तो कल को चोर ढूंढ निकालेंगे, गार्ड्स को भगवान जाने क्या पट्टी पहनाएंगे और फिर उसके बाद में इस जेवर के लिए यहां पर आ जाएंगे और वो परवाह नहीं करेंगे इसकी बॉडी की। इसीलिए उसने एक एक लिम्ब जो है अलग निकाला, एक वुडन कॉफिन लेकर आया, उसमें मिट्टी डाली और टट के पूरे बॉडी को वहां लगा दिया। उसने उस टाइम पे जो किया था उसकी वजह से टट की बॉडी आज जो कंडीशन में है, आज प्रेजेंट कंडीशन में जो कंडीशन आपको दिखती है, वो उसकी वजह से है। क्योंकि ना तो सिर्फ उसने बॉडी, ऐसा नहीं कि उसने सबसे पहले यही सोचा था कि अरे ये टट की बॉडी तो कॉफिन पे चिपक गई है तो अभी फटाफट से तोड़ के अलग कर लेते। नहीं नहीं, उसने इजिप्ट की धधकती हुई धूप के अंदर पहले उस बॉडी को रखा विद कॉफिन। सोचा इस धूप के अंदर इंसान पिघल जाए, ये तो फिर भी क्या रेजिन है, तो पिघल जाएंगी, नहीं पिघली। उसके बाद उसने उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए एंड फाइनली एक वुडन कॉफिन के अंदर डाल दिया। तो चैप्टर के अंदर एक आपका पार्ट हो गया आपकी पूरा फैमिली का हिस्ट्री, एंड देन इसके बाद में टट का 3300 ईयर्स के बाद में हावर्ड कार्टर ने कैसे उन्हें ढूंढा और कैसे बर्बाद कर दिया उनकी बॉडी को, ये आता है। अब इसके बाद में हम चैप्टर के अंदर देखते हैं 1968 की कहानी। अब 1968 में क्या होता है कि एनाटॉमी प्रोफेसर के हाथ टट की बॉडी लग जाती है। अब 1968 में जब उनकी बॉडी हाथ में लग जाती है तो वो मल्टीपल एक्सरेज रन करते हैं। अब वो मल्टीपल एक्सरेज के जरिए ये बताते हैं, बड़ी शॉकिंग, बड़े एकदम ऐसे खतरनाक रेवलेशंस वो करते हैं। कहते हैं इसकी तो ब्रेस्ट बोन ही नहीं है, कि ये कहाँ गई। तो वो वहां पर और रेवलेशन करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, अंदर से उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिरकार टट के साथ हुआ क्या।
वो मरा तो मरा कैसे? अबे जो एक टाइम पे आर्कियोलॉजी जो है वो ट्रेजर के अराउंड रिवॉल्व करती थी, ठीक है, सोने चांदी के अराउंड रिवॉल्व करती थी, पर आज जो प्रेजेंट टाइम आर्कियोलॉजी है वो जीवन के बारे में जानना चाहती है, लाइफ और डेथ के बारे में जानना चाहती है। और इसी वजह से कंप्यूटर साइंस और मेडिकल साइंस ने भी काफी तरक्की कर ली है। आप देखो ना, तट का खुद का फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है। और इतना ही नहीं, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी के जरिए, ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी के जरिए पूरा स्कैन निकाला जाता है, बहुत सारे एक्सरेज निकाले जाते हैं ताकि बॉडी को पूरी तरीके से हर जगह से स्टडी किया जा सके। और ऐसे ही सीटी स्कैन के लिए, इसी सीटी स्कैन के लिए तट की बॉडी जाने वाली है 2005 में। एक्चुअली तट इतना फेमस इसलिए भी है क्योंकि पहला इतने सारे इजिप्शियन ममीज में से लगभग 2003 का एक जो प्रोजेक्ट था, 2003 के प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने इजिप्शियन ममीज पे प्रोजेक्ट निकाला था, तो लगभग 600 ममीज जो हैं वो मिली थी, और अभी भी आपको वहां पे मिलती जा रही थी, इसका कोई काउंट खत्म नहीं हुआ था। तो इतने सारे ममीज में से पहला तट का ऐसा बॉडी था जो सीटी स्कैन होने जा रहा था 2005 में। अब ये 2005 से जो है आपके चैप्टर की शुरुआत की गई है, आप समझे? आप ये 2005 से आपके चैप्टर की शुरुआत की गई है। इसलिए आपको जब आप चैप्टर शुरू करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे मैम ये कहां से चैप्टर शुरू हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। आप देखोगे ना, जब ये आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको एनसीईआरटी में दिखेगा, एक मिनट में पेन इधर रख लेती हूँ, हाँ जी, तो आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको एनसीईआरटी में यहां से आप देखो, he was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that ruled Egypt and its empire for centuries. अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे बता दिया, और आप जब नीचे जाओगे ना, यहाँ पे फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के बाद में ये देखो, An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. अब क्या है कि वहां पे ना जैसे शमशान है, तो वो भी एकदम अलग बनाया हुआ है इजिप्शियन रूलर्स के लिए। एक वैली ऑफ किंग्स करके एक जगह बनाई हुई है जहां पे इजिप्शियन रूलर्स को दफनाया जाता है। तो वहां से अभी तट की बॉडी को निकाला गया है, और अब उस बॉडी को कहाँ लेकर जा रहा है सीटी स्कैन के लिए। अब जब तट की बॉडी को बाहर निकाला है तो एकदम से बादल, गहरे बादल आ गए हैं, ग्रे कलर के गहरे बादल जो है यहाँ पर आ गए हैं, और एकदम भयंकर काला स्काई हो चुका है। और ये कब का बात है, ये कब की बात है? ये 6 बजे की बात है, 2005 में 5 जनवरी की बात है, ठीक है। अब आप देखोगे यहीं से आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, यहीं पे हो गया है कि आप देखोगे अगर इतना समझ में आ गया तो और कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि अब चैप्टर के अंदर आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स दी है कि वहां पर आए कौन कौन लोग थे। तो चैप्टर में बताया है, all afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. जैसे ही लोगों को पता चला ना, तो लोग वहां पहुंच गए, ये सारे टूरिस्ट वहां पे पहुंच गए, और सारे टूरिस्ट पहुंच के, ठीक है, कहां पे? टूरिस्ट पहुंच गए तट के टूम्ब में। तो इस सारे के सारे जो टूरिस्ट है ये तट के टूम्ब में पहुंच गए, और कहां पहुंचे? 26 फीट नीचे, 26 फीट नीचे पहुंच चुके हैं, और वहां जाके अभी एकदम से पूरा देख रहे हैं, उसकी बॉडी को देख रहे हैं, गोल्डन कॉफिन को देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, पूरे वॉल्स को, सारे वॉल्स को देख रहे हैं, और वॉल्स पे बड़े ब्यूटीफुल मुरल्स बने हुए हैं, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो उन सारे के सारे पेंटिंग्स को वो एट द सेम टाइम देखे जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि वहां कुछ लोग इन मुरल्स को देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो वहां पर है ना एकदम हिस्ट्री को जानने के लिए वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वहां पे तट के बारे में जान रहे हैं, और कुछ लोग गुसर पुसर कर रहे हैं किंग के कर्स के बारे में। किंग का कर्स है, मालूम है क्या था? किंग का कर्स था कि जो भी तट को उसके रेस्टिंग प्लेस से डिस्टर्ब करेगा, उसकी या तो मौत हो जाएगी या लाइफ टाइम का मिसफॉर्च्यून उस पे आएगा। वो या तो उसकी मौत हो जाएगी या उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो सब लोग बैठकर ये सोच रहे थे ये रियल भी है, क्या है, सच में होता है ये नहीं होता है, ये सारे डिस्कशन वहां पर चले जा रहे थे।
है ना। अब ये सारे डिस्कशन के बाद में अब तट की बॉडी को फाइनली उठाकर लेकर जाया गया, एक लिफ्ट के जरिए पूरा लेकर जाया गया वहां पर जहां पर सीटी स्कैनर पड़ा हुआ था। अच्छा, सीटी स्कैनर भी जो है वो फुल ऑन डोनेशन के साथ में लेकर आए थे, एकदम बड़ी महंगी मशीन लेकर आए थे। अब तट की बॉडी को जैसे वहां पर लेकर गए, एकदम से दो लोग भागते हुए आते हैं बाहर और बोलते हैं कि अरे यार वो तो सीटी स्कैनर तो खराब हो गया, लगता है कि उसकी कूलर फैन में थोड़ी सैंड चली गई है, तो हमें प्लास्टिक फैन चाहिए। तो वहां सामने जो गार्ड बैठा था वो हंसने लगा और उसने कहा हा हा हा, किंग्स कर्स। ऐसा फिर हुआ कुछ नहीं, जैसे प्लास्टिक के फैंस वहां पर गए, काम एकदम अच्छे से हो गया और पूरा उसकी बॉडी को स्कैन कर लिया गया। स्कैन किया दो चीजों के लिए, कि वो जब मरा था तो वो कितने सालों का था और इसके साथ में उसके मरने की क्या वजह थी। तो जब यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड जो है स्कैनिंग रिकॉर्ड गायब नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से हो गया, तो इस पूरे स्कैनिंग प्रोसेस की जिम्मेदारी जिस इंसान को मिली थी, जिसका नाम है जाई अवस, वो इंसान जो है वो एकदम से रिलीव्ड हो गया। पिछली रात वो अच्छे से सो तक नहीं पाया था। अब उसने जब देखा ना कि ठीक है बॉडी यहाँ पर आ गई है, स्कैनिंग हो चुकी है, स्कैनिंग में सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं, तो अब उसके बाद में बॉडी को वापस दफना दिया गया उसी जगह पे जहां पर पुजारी जी ने उसे इतने सालों पहले दफनाया था, और जाही आवाज को चैन की नींद आई। जब बॉडी को वहां दफना रहे थे तो ऊपर एक कॉन्स्टलेशन बन रहा था, और वो कॉन्स्टलेशन किसका था? वो कॉन्स्टलेशन था गॉड का। ओरियन बन रहा था, जो कि गॉड ओसिरिस, ये कौन गॉड है? ये गॉड है ऑफ आफ्टर लाइफ। तो भगवान जी ऊपर से अपने बच्चे तट की रक्षा कर रहे थे। अजीब सी हवाएं, अजीब सी ठंडक, अजीब से बादल वहां पर हो गए थे, और इसके साथ में चैप्टर कंप्लीट हो गया। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको बड़े डिटेल्स के अंदर ये भी बताया जाता है कि किस तरीके से पुराने जमाने के इजिप्शियन रूलर्स का ये मानना था कि वो अपनी वेल्थ अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसी वजह से कार्टर ने तट की बॉडी को सेपरेट रखा उसकी वेल्थ से, क्योंकि पहले के जमाने के लोग दफनाने के लिए एक एक सोने से भरी चीजें देते थे। मास्क जो है पूरा सोने का, कॉफिन पूरा सोने का, हर गले में, कानों में, हाथ में कपड़े, अंडरगारमेंट्स देते थे, बोर्ड गेम्स दे दिया, वाइन दे दिया, फूड दे दिया, सारी चीजें, सब कुछ आफ्टर लाइफ के लिए पैक करके देते थे। और ये चोर उचक्के क्या करते थे? इस ऑपरेशन पे जाके ये सारा का सारा खजाना जो है चुरा के ले आते थे, और मम्मी जो है भगवान जाने कहां पड़ी रहती थी। इसी वजह से कार्टर ने मम्मी को अलग किया उसकी वेल्थ से। अब टूट और तट, जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस करें, ये अब वैसी उसी जगह पर रेस्ट कर रहा है जहां पर उसे पंडित जी ने, पुजारी जी ने पहले दफनाया था, और उसका स्कैनिंग हो चुका है। अब देखो, ऐसे आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, ये चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा, और ये चैप्टर जो है आपके लिए एक्चुअली एक केक वॉक बन जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को वैसे पढ़ोगे एकदम दिमाग में, एकदम एक बार में नहीं जाएगा। तो इसके लिए आप इस चैप्टर को जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही रीड कीजिए, और इसी इसी जो मैंने क्रोनोलॉजी बताई उस क्रोनोलॉजी में ही पढ़िए। इस चैप्टर से आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दे रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में इस चैप्टर से आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहां लिख दे रही हूँ, उनको जरूर देखना। वो आपकी प्रैक्टिस शीट है, वहीं से आपको सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करने और आंसर करने हैं। ऑल्सो इसके जो नोट्स हैं इजी लैंग्वेज के अंदर, मैंने पूरे जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं जिससे चैप्टर आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा, वो मैं डाल दे रही हूँ टेलीग्राम लर्न विद शिप्रा पे, और इसका जो टेस्ट का लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो दोनों चीजें, तीनों चीजें चेक करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।